हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रिया एक बड़े बिजनेसमैन धनराज राठौर की बेटी होती है, लेकिन रिया को एक गरीब घराने के लड़के से प्यार होता है जिसका नाम विपुल रहता है। विपुल और रिया दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रिया, ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन पूरे दिल से दे रहा हूं मैं तुम्हें ये। हैप्पी बर्थडे एंड आई लव यू अ लॉट रिया। लव यू टू एंड इट्स ओके विपुल, तुमने मेरे लिए गिफ्ट लाया है और वो भी मेरे जन्मदिन पर। मुझे इससे ही खुशी मिली। अब इस गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि इसके अंदर तुम्हारा मेरे लिए ढेर सारा प्यार भरा हुआ है। विपुल भले ही गरीब था, लेकिन वो रिया को हमेशा खुश रखता था, फिर चाहे वो खुशी किसी छोटी से छोटी चीज़ से ही क्यों ना हो। जब रिया अपने माता पिता धनराज और नीता को अपने और विपुल के रिश्ते के बारे में बताती है तभी आर यू मैड रिया? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम उस फटीचर गरीब 2 कौड़ी के विपुल से शादी करना चाहती हो। वो कहां और तुम कहां? रिया बेटा, देखो हम इतने अमीर हैं, उस विपुल में और हम में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क आप दोनों की सोच में है मॉम डैड, क्योंकि आप दोनों को सब कुछ बस स्टेटस और रिचनेस के हिसाब से लगता है। आप दोनों बस बिजनेस माइंडेड हो। जो पेरेंट्स अपनी बच्ची के इमोशंस को कभी समझ नहीं पाए, वो उसके प्यार को क्या समझ पाएंगे। हाँ, रिया भावुक हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और विपुल के साथ जाकर मंदिर में शादी कर लेती है। विपुल और रिया दोनों अब विपुल के घर यानी रिया के ससुराल जाते हैं, जहाँ उसकी सास ललिता उसका स्वागत आरती और मुंह मीठा करा के करती है। रिया के ससुराल में उसकी सास ललिता, ससुर जयचंद, जेठ संग्राम और जेठानी चित्रा होते हैं। रिया, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ये देसी घी के लड्डू बनाए हैं। देवर जी बता रहे थे कि तुम्हें ये लड्डू बहुत पसंद है। वाओ, यम, मुझे तो ये लड्डू बहुत पसंद है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच चित्रा भाभी। रिया बहू, तुम्हें यहाँ घर को ससुराल समझने की कोई जरूरत नहीं है। इसे अपना ही घर समझो। चलो जल्दी जल्दी खा लो, फिर मैं तुम्हारी चंपी करूंगी। मैं बाजार जा रहा हूं, आते वक्त तुम्हारे लिए एक सुंदर सी चप्पल लेते आऊंगा। हाँ रिया बहू? ओके पापा जी और माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। सच में मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। जो प्यार मुझे मेरे सगे मॉम डैड नहीं दे पाए, वो मुझे यहाँ अपने ससुराल में आकर मिल रहा है। रिया का गरीब ससुराल में सभी उसे भरपूर प्यार देते। वो अपनी सास के साथ बातें करती है और छत पर पापड़ सुखाती है, आंगन में गोबर लीपती है, जेठानी के साथ नई नई डिशेस बनाकर सीखती है, अपने ससुर के साथ वो किताबें पढ़ती है। इस तरह रिया को जो खुशियां उसके अमीर मायके में कभी नहीं मिल पाई, वो उसे उसके गरीब ससुराल में मिलने लगती है। लेकिन रिया और विपुल की शादी से धीरज और नीता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो दोनों रिया को फिर से मायके बुलाने के लिए फोन कॉल तो करते हैं, लेकिन रिया उन्हें मना कर देती है। इतनी बड़ी हो गई है कि उसने अपने माँ बाप से बिना पूछे उस गरीब लड़के से शादी कर ली, वो भी मंदिर में जाकर। धनराज, हमें कुछ करना होगा, वरना हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अभी भी वक्त है हमारे पास। हमें अपनी बेटी को उस गरीब ससुराल से दूर करना होगा और उसकी शादी एक अमीर लड़के से करानी होगी, वरना हमारी रेपुटेशन की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? वो विपुल जिस कंपनी में काम करता है, उस कंपनी का मालिक मेरा दोस्त ही है। मैं उससे कहकर विपुल को कंपनी से निकालने के लिए कह देता हूँ। जब पति के पास कुछ नहीं बचेगा, तब थक कर तो जरूर आएगी ना रिया हमारे पास। देखना तुम नीता। प्लान अच्छा है। आई होप इट वर्क्स। इट विल वर्क एंड दैट टू 100%। धनराज उस कंपनी के मालिक से कहकर विपुल को नौकरी से निकलवा लेता है। विपुल को उसका टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है, जिसे देखकर विपुल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। टेंशन मत लो विपुल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे कैसे बिना किसी रीजन के कोई एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकता है, वो भी इतने अच्छे परफॉर्मर एम्प्लॉय को? संग्राम भाई साहब, मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब किसका किया धरा है। ये सब मेरे पापा ने किया होगा। उन्हें लग रहा होगा कि मैं हार मान जाऊंगी और विपुल की नौकरी जाने के बाद मैं लौटकर उनके पास चली जाऊंगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। और ये ना सही तो कुछ और। हम हार नहीं मानेंगे विपुल, हम दोनों काम करेंगे और अपने परिवार को संभालेंगे। हाँ रिया। अगले दिन जब रिया सभी के लिए चाय बनाकर लाती है, तभी सभी को वो चाय बहुत पसंद आती है। रिया बहू, ये चाय तो वाकई में बहुत ही अच्छी बनी है। और तो और, इसे पीकर तो मेरा सिर दर्द करना झट से रुक गया। मैं तृप्त हो गई इस चाय को पीकर। थैंक यू,
अच्छा, आप सभी की तारीफों को सुनकर ना मुझे एक धांसू सा आइडिया आया है। क्यों ना विपुल और मैं चाय का बिजनेस शुरू कर दें, एक चाय स्टॉल खोलकर। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। चाय स्टॉल्स वाले आजकल बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। रिया, तुमने जो भी सोचा है बहुत अच्छा सोचा है। हाँ रिया, हम चाय का स्टॉल लगाकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और इस छोटे से बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। तो फिर तय रहा, विपुल और मैं हम दोनों चाय बेचेंगे। चित्रा भाभी, आपने वो पिछले बार घर पर जो नान खटाई बिस्किट्स बनाए थे, क्या आप मुझे वो बनाना सिखा सकती हो? मैं सोच रही हूँ बाकी स्नैक्स के साथ होममेड नान खटाई बिस्किट्स भी उनको दूँ मैं चाय के साथ अपने ग्राहकों को। बिल्कुल रिया, मैं तुम्हें नान खटाई बिस्किट्स बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। थैंक यू चित्रा भाभी। रिया और विपुल दोनों भगवान का नाम लेकर अपना टी स्टॉल खोलते हैं और वहां पर रिया चाय बनाकर बेचती है और दोनों मियाँ बीवी उस चाय स्टॉल के जरिए ढेरों पैसे कमाने लगते हैं। ये देखकर धनराज और नीता का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। क्या सोचा था और क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना, वो वाला प्लान काम करना मुश्किल है। हमारी बेटी जिसे हमने हमेशा से इतना नाजों से पाला, आज वो सड़क पर चाय बेच रही है। लगता है हमारी ही गलती है, हमने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की नीता। जहाँ एक तरफ रिया और विपुल का चाय का बिजनेस और बढ़ने लगता है, वहीं धनराज की कंपनी ठप पड़ जाती है और उसे बहुत सारा नुकसान हो जाता है, जिस कारण उसकी तबीयत भी बहुत खराब हो जाती है। लेकिन अपने पिता के बुरे वक्त में रिया पीछे नहीं हटती और उससे मिलने के लिए वो उसके घर जाती है। तभी मुझे माफ कर दो रिया बेटा, मैं एक बहुत बुरा बाप हूँ। मुझे भी माफ कर दो बच्चा, हम दोनों अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाए। हम दोनों हमेशा से ही पैसे के पीछे इतना भागते रहे कि तुम्हें पीछे छोड़ दिया और तुम्हें वो वक्त वो प्यार दे ही नहीं पाए जिसकी तुम हकदार थी। आज वक्त पूरी तरह बदल चुका है। आज मैं गरीब हो गया हूँ और तुम अमीर हो गई हो। अब जाकर मुझे ये सीख मिली है कि जिंदगी में अमीरी और गरीबी तो वक्त के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन जो इंसान अपने मन से अपने दिल से अमीर होता है वो सबसे ज्यादा अमीर इंसान होता है। रिया अपने मॉम डैड के गले पड़कर रोती है और आखिर में उसके मॉम डैड उसे और विपुल को स्वीकार कर ही लेते हैं और सभी खुशी से रहने लगते हैं और विपुल और रिया का चाय बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है और वो दोनों खूब तरक्की करते हैं। जूही एक गरीब और कम पढ़ी लिखी लड़की होती है। उसकी शादी मोहित से होती है। मोहित अपने माता पिता भैरवी और गोपीचंद के साथ रहा करता था। मोहित और उसके परिवार वाले काफी रूढ़िवादी विचारों वाले होते हैं। जूही की पड़ोस की औरतें जब उसके घर आती हैं, तभी वो उसके हाथ के बने रसगुल्ले खाकर उसकी खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह वाह जूही बिटिया, क्या रसगुल्ले बनाए हैं, मजा ही आ गया। इन्हें खाकर तो मन तृप्त हो गया। हाँ सच में, मेरा ससुराल कोलकाता में है, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारे रसगुल्ले तो कोलकाता के और बंगाल के रसगुल्लों से भी ज्यादा स्वादिष्ट और बेहतरीन है। वो बांग्ला में कहते हैं खूब मिष्टी, खूब मिष्टी। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें तो इन रसगुल्लों को बेचना शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहला ऑर्डर मेरा ले लो। कल मेरी बेटी पगफेरे की रस्म के लिए आने वाली है, तो मैं कोई मिठाई नहीं मंगवाऊंगी। तू ही मुझे दे देना अपने रसगुल्ले, ठीक है? इतना कहकर वो औरतें चली जाती हैं। भैरवी कुछ नहीं सुनती है क्योंकि वो अपने कमरे में ध्यान में मगन होती है। वहीं गली की औरतों की बातें सुनकर जूही को रसगुल्ले बेचने का सुझाव बहुत अच्छा लगता है। वो रसोई में जाकर सोचती है, वो काकी, उन्होंने तो मुझे एक बहुत ही बढ़िया सुझाव दे दिया है। मैं घर बैठे ही रसगुल्ले बनाकर बेचूंगी तो मैं अच्छे खासे पैसे कमाने लगूंगी। जूही रात में मोहित, भैरवी और गोपीचंद से रसगुल्लों को बेचने की बात करती है। तभी तीनों गुस्सा हो जाते हैं। अरे पगला आ गई है क्या तू बहू, हैं? पता है ना तुझे, हमारे यहाँ औरतें हमेशा पतियों से एक कदम पीछे ही रहती हैं। उन्हें आदमी से कम का ही दर्जा दिया जाता है। बहू, औरत का काम होता है घर गृहस्थी चूल्हा चौका संभालना और आदमी का काम होता है अपने परिवार की खातिर पैसे कमा कर लाना और सबका ध्यान रखना। और अगर तुम्हें रसगुल्ले बनाने का इतना ही शौक है तो घर पर बनाओ ना, जितने बनाने हैं। बेचना ही क्यों है? हाँ, ज्यादा उड़ो मत, वरना पर काटने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। समझ गई तुम? जी समझ गई मैं। जूही अपने घर वालों की बातों से डर जाती है, लेकिन उसे अगले दिन बाजार में वही औरत मिल जाती है। ये क्या कह रही है जूही तू?
अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कर। शाम को मेरे घर पर मेरा पूरा परिवार इकट्ठा होने वाला है। अब आखिरी समय पर तो मुझे कहीं किसी मिष्ठान भंडार में फ्रेश मिठाइयाँ भी नहीं मिलेंगी। तुझे ही मुझे रसगुल्ले बनाकर देने होंगे जूही, बस। लेकिन काकी, मैं नहीं बना सकती। आप समझने की कोशिश कीजिए। अरे बेटा, अब तूने जुबान दी थी, इसीलिए मैं तेरे भरोसे पर रही। अब ऐसा मत कर, बना लेना किसी बहाने से। या फिर एक काम करते हैं, मैं भैरवी को किसी बहाने से बाहर ले जाती हूँ, तू झट से बना देना। ठीक है काकी, अब आपको जुबान दी है तो करना तो पड़ेगा ही। वो औरत भैरवी को अपने साथ किसी बहाने से बाहर ले जाती है और जूही घर पर फटाफट रसगुल्ले बना लेती है और इस तरह वो अपना पहला रसगुल्ला ऑर्डर पूरा करती है। ऐसे ही अब उसे कई सारे लोग बाहर ऑर्डर देने लगते हैं और जूही जब घर पर कोई नहीं होता तभी रसगुल्ले बनाती और अपने ऑर्डर्स पूरा करती है। जूही इस काम से अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है और वहीं वो उन पैसों को गुल्लक में जमा करने लगती है। एक दिन तो उसके ऑर्डर्स ही खत्म नहीं होते। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आज के मेरे ऑर्डर्स तो पूरे ही नहीं हुए हैं। पापा जी और माँ जी के मंदिर और वॉक से आने के समय भी हो रहा है। अभी भी और 3 बॉक्स भर के रसगुल्ले बनाने हैं। क्या करूं मैं, क्या करूं? जूही को कुछ सूझ नहीं रहा होता है, तभी अचानक से घर की डोरबेल बजती है और तभी जूही बहुत घबरा जाती है। वो फटाफट सारा सामान 2 मिनट के अंदर समेट लेती है और भैरवी और गोपीचंद को घर के अंदर लेती है। क्यों रे, क्या घोड़े बेचकर सो गई थी जो दरवाजा खोलने में 20 साल लगा दिए? 20 साल नहीं भैरवी, 2 मिनट। लेकिन मेरी दुनिया में 1 मिनट 10 साल के बराबर है। हाँ, और ये क्या, घर में मीठी मीठी महक कहाँ से आ रही है? कहीं तूने कोई मिठाई विठाई तो नहीं बनाई ना बहू? नहीं तो माँ जी, क्या आप भी कैसी बातें कर रही हैं आप? बिना किसी शुभ काम के मैं मिठाई क्यों बनाऊंगी भला? हाँ, वो भी है। इस बार तो जूही बाल बाल बच जाती है, लेकिन एक दिन अचानक से भैरवी घर की चाबी से बाहर से दरवाजा खोल लेती है और वो जूही को घर में चुपके से रसगुल्ले बनाते हुए पकड़ लेती है। पकड़ लिया। जिस बात का मुझे शक था, आखिर वही सच है। तू हम लोगों से छुप छुपा कर रसगुल्ले बेचती है ना? तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? हैं? तुझे हमने उसी दिन समझाया था ना कि हमारे घर की बहुएं ये सब काम धाम नहीं करती, तो तुझे एक बार में समझ क्यों नहीं आई? हैं? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। फिर तूने ये कभी काम करने की जुर्रत भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई तू? जूही का ये काम बंद कर दिया जाता है। वो अब ऑर्डर्स नहीं लेती और सिर्फ घर का काम ही किया करती। भैरवी ने गोपीचंद और मोहित को भी जूही के चुपचाप रसगुल्ले बेचने के बारे में बता दिया था। कुछ दिनों बाद मोहित की नौकरी छूट जाती है और वो घर पर ही बैठा रहता है, जिस कारण अब उन पर आर्थिक समस्या आ जाती है। 1 हफ्ते में 25 जगह इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कहीं पर नौकरी नहीं मिली। पता नहीं क्या होगा, कैसे कटेंगे हमारे दिन। हाँ ना बेटा, राशन थोड़ा सा ही बचा है। अगर वो खत्म हो गया तो हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। तभी जूही उन लोगों की बातें सुनकर सोचती है, बस बहुत हुआ इन लोगों का, अब मैं इनके दबाव में नहीं आने वाली। बात अब मेरे परिवार की है, मुझे अपने परिवार को संभालना ही होगा। क्या हुआ जूही बहू, तुम किस सोच में पड़ गई? पापा जी, वो मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है। क्या मैं कल से दिन में 5 से 6 घंटे वहाँ उनसे मिलने जा सकती हूँ कुछ दिनों के लिए, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती? ठीक है, लेकिन घर के काम को निपटा कर ही जाना होगा तुझे। जी, आप उस सब की चिंता मत कीजिए। जूही अपने घर वालों को झूठ बोलकर गांव के बाहरी इलाके में जाकर रसगुल्ला ठेला लगाती है और रसगुल्ला बेचना शुरू करती है। लोगों को उसके रसगुल्ले बहुत पसंद आने लगते हैं। वो रोज करीब 6 घंटों तक रसगुल्ले बेचती और घर चली आती। 1 महीने तक वो ऐसा ही करती। एक दिन अचानक से घर मालिक अपने आदमियों के साथ आ जाता है। चलो चलो, हमें कुछ नहीं सुनना है, जल्दी से इस मकान को खाली करो। अगर वक्त पर किराया नहीं दे सकते तो मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं रख सकता। लेकिन साहब, मेरी बात तो सुनिए। उतने में वहां पर जूही आ जाती है, जो घर मालिक को सारा किराया दे देती है और वो पैसे लेकर चला जाता है।
भैरवी, गोपीचंद और मोहित ये सब देख दंग रह जाते हैं। तभी जूही उन्हें अपना रसगुल्ला ठेला के बारे में बताती है, लेकिन इस बार वो तीनों गुस्सा नहीं होते, बल्कि उनकी तो आंखें ही भर जाती हैं। माफ कर दो जूही, हमने तुम्हें रसगुल्ला बेचने से इतना रोका, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। और तो और तुमने अपने परिवार को बचा भी लिया बेघर होने से। जिस औरत को हम घर के बाहर काम करने के लिए नहीं भेज रहे थे, आज उसी के काम की वजह से हम लोग घर से बाहर निकलने से बचे हैं। तुमने हमारी सोच को गलत साबित कर दिया और हमारी आंखें खोल दी बहू। उस दिन के बाद से जूही पूरे दिन रसगुल्ला बेचती और अच्छे पैसे कमाती। कुछ दिनों बाद मोहित को भी नौकरी मिल जाती है और वो लोग एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। अनामिका की 2 बहुएं होती हैं, बड़ी बहू लावण्या और छोटी बहू कुसुम। कुसुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आई होती है, वहीं उसकी जेठानी लावण्या एक अमीर फैमिली से आई होती है, जिस कारण लावण्या अनामिका जी की लाडली बहू होती है। लावण्या बहू, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारा फेवरेट मैंगो मिल्क शेक बनाया है, ये लो। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, मेरा ना सर में पता नहीं कल रात से बहुत दर्द हो रहा है। पूरे 8 घंटों से भी ज़्यादा सोने के बाद भी मेरा सर दर्द गया ही नहीं है। क्या आप मेरे सर की मालिश कर सकती हैं? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। ओह मम्मी, यू आर सो स्वीट, थैंक यू सो मच। अनामिका बाम से लावण्या के सर की मालिश करती है। अनामिका को लगता है कि उसकी अमीर बहू उससे हमेशा साथ देगी। लालच में उसे बेचारी छोटी बहू कुसुम नजर ही नहीं आती और वो एक के साथ हाथ तो दूसरी बहू के साथ लात सामान पेश करती। माँ जी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, क्या मैं आराम कर सकती हूँ थोड़ी देर के लिए? फिर रात को आपके और पापा जी का व्रत खाना भी बनाना है ना, और कल के भोग प्रसाद की तैयारी करके आज सबके ब्लैंकेट धोकर सुखाने हैं। ना ना, हरगिज नहीं, तू आराम बिल्कुल नहीं करेगी। घर में इतने सारे काम पड़े हैं, उन्हें तू नहीं करेगी तो क्या तेरी अम्मा करेगी? लेकिन माँ जी, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, तब तक जेठानी जी कर लेंगी ना जो बचा हुआ काम है। क्यों जेठानी जी? हैं? काम? और वो भी मैं? मम्मी जी, ये क्या कह रही है? ओ बहू, अरे कुसुम बहू, तू पगला गई है क्या? अरे ये तेरी जेठानी है, यानी कि दूसरी सास, और तू इसकी सेवा करने की जगह इस पे ही हुक्म चला रही है। तुझे ऐसा करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? और नहीं तो क्या। लेकिन माँ जी। अरे लेकिन वैकिन कुछ नहीं, अब एक शब्द नहीं, अपनी नींद को मार गोली और काम निपटा सारे। और खबरदार, जो मेरी लाडली बहू को कुछ काम कहा तो हाँ, बेवकूफ कहेंगी। बेचारी कुसुम बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और कामों को निपटाने लगती है। एक दिन लावण्या अनामिका को एक सहेली की पार्टी में ले जाती है। तभी अरे वाह लावण्या बहू, यहाँ पर तो सभी कितने सुंदर सुंदर और महंगे महंगे कपड़े और जेवरात पहने हुए आए हैं। सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। ओह, अच्छा तो लगेगा ही यहाँ पर आकर। आखिर ये रईसों वाली पार्टी है, कोई गले का फंक्शन नहीं है ना? अरे हाँ हाँ बहू, बात तो तूने सही कही। ओह अच्छा मम्मी जी, ये लीजिए, आप मेरा पर्स और इस गिफ्ट बॉक्स को पकड़िए और यहीं खड़े रहिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है बहू। लावण्या अनामिका के हाथ में पर्स और गिफ्ट बॉक्स पकड़ाकर चली जाती है और अपनी फ्रेंड से बातचीत करने जाती है। अनामिका काफी टाइम तक लावण्या के आने का इंतजार करती है, लेकिन लावण्या पार्टी खत्म होने के टाइम पर अनामिका के पास आती है और वो गिफ्ट बॉक्स अपनी सहेली के हाथों में थमाती है। लावण्या बहू, पिछले 2 घंटों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम आई ही नहीं। ओह आई एम सॉरी मम्मी जी, वो एक्चुअली कॉलेज के सारे फ्रेंड्स मिल गए और उनमें मैं घुल मिल गई, तो फिर वक्त का पता ही नहीं चला। अरे चल कोई बात नहीं, तू तो मेरी लाडली बहू है, तेरे लिए कुछ भी। ओह हाउ स्वीट मम्मी जी। एक दिन जब अनामिका को गुलाब जामुन खाने का मन करता है, तभी वो अपनी ये इच्छा लावण्या को बताती है। अरे लावण्या बहू, मुझे ना गुलाब जामुन खाने का बड़ा मन कर रहा है। तू वो अपने फ़ोन से ऑनलाइन गुलाब जामुन मंगवा देना, उस बड़ी वाली मिष्ठान भंडार से। ओह ठीक है मम्मी जी, मैं मंगवाती हूँ। आप तब तक इंतज़ार करो ज़रा। मेरे कमरे की बेडशीट बदल कर उसमें थोड़ा सा ना झाड़ू लगा दीजिए। ओके, वो क्या है ना, कुसुम बाहर गई है इसीलिए, और कुछ नहीं। हाँ हाँ ठीक है बहू, मैं कर दूंगी, तू बस मेरे लिए गुलाब जामुन मंगवा दे।
हाँ हाँ, मैं अभी कॉल करके ऑर्डर करवाती हूँ। अनामिका लावण्या के कमरे में जाकर बेडशीट बदलती है और वो उस कमरे में झाड़ू भी लगाती है। तब तक कुसुम आ जाती है और तभी अनामिका फिर से लावण्या के पास आकर उससे पूछती है, अरे लावण्या बहू, तूने दिया ऑर्डर गुलाब जामुन का? नहीं ना मम्मी जी, वो एक्चुअली बड़ी वाली मिष्ठान भंडार की दुकान ही बंद हो गई आज, इसीलिए। अरे ऐसी बात है क्या? जी हाँ, ऐसी बात है। ठीक है बहू, कोई बात नहीं, मैं गुड़ चीनी खा लूंगी। कुसुम उन दोनों की बातें सुन लेती है और मन ही मन कहती है, जेठानी जी ने माँ जी से झूठ क्यों बोला? मैं अभी बाजार से ही तो आ रही हूँ और बड़ी वाली मिष्ठान भंडार की दुकान तो आज खुली हुई है। अगर मैंने कुछ कहा तो जेठानी जी या माँ जी दोनों में से कोई भी मुझे चिल्लाएंगे। उससे अच्छा है मैं शांत ही बैठी रहूं, वही सही रहेगा। कुसुम देखती है कि अनामिका उदास होकर अपने कमरे में बैठी है। माँ जी को गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है और आज उन्हें वो खाने को मिला नहीं, इसीलिए वो उदास है। कोई बात नहीं, अभी वो सो जाएंगी जब तक मैं उनके लिए अपने हाथों से गुलाब जामुन बना देती हूँ। वैसे भी घर में गुलाब जामुन का आटा तो है ही। जब अनामिका सो जाती है तभी कुसुम गुलाब जामुन बनाती है और जब अनामिका सोकर उठती है तभी कुसुम उसे गुलाब जामुन देने के लिए जाती है और तभी, अरे ओ करम जली, मुझे तेरे हाथ के बने ये गुलाब जामुन नहीं खाने हैं, मुझे वो बड़ी मिष्ठान भंडार की दुकान के गुलाब जामुन ही खाने हैं। ले जा इन्हें और खुद ही खानी बैठ अपने गरीबों वाले गुलाब जामुन। लेकिन माँ जी। ओह, मम्मी जी ने कहा ना ले जाओ तो ले जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? एक बार में कानपुर में हड़ताल चल रही है क्या? कोई इडियट। बेचारी कुसुम इतने प्यार से बनाए हुए गुलाब जामुन फिर से ले जाती है। एक दिन जब लावण्या और अनामिका दोनों लावण्या की एक सहेली के घर जाते हैं तभी वहां उसके घर में सिलेंडर लीक होने का कारण आग लग जाती है और उसके घर वाले अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन अनामिका अंदर ही फंस कर रह जाती है और अनामिका के चारों ओर आग लगी होती है। ओ लावण्या, तेरी सास को बचा, वो आग में जल जाएंगी। तू अकेली कैसे आ रही है? उन्हें भी लेकर आ। नहीं टीना, रहने दे उस बुढ़िया को, जलने दे, मुझे अपनी जान प्यारी है। अनामिका ये सब सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। बचाओ, कोई है? अरे बचाओ, मुझे बचाओ, लावण्या बहू बचाओ मुझे। लावण्या तो अपनी जान बचाकर भाग जाती है। तभी लावण्या की सहेली अनामिका को बचाकर हॉस्पिटल ले जाती है और हॉस्पिटल का बिल आने के बाद लावण्या कहती है, मैं क्यों बिल भरूं? मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली, मैं तो चलिए। लेकिन जेठानी जी रुकिए तो। लावण्या वहां से चली जाती है और अंत में कुसुम ही अपने गहने बेचकर अनामिका के उपचार करती है और अनामिका सही सलामत बच जाती है। ठीक होने के बाद अनामिका को अपनी सारी गलतियां समझ आती हैं और उसे बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे कुसुम बहू, मेरे दोनों बेटों की गैर मौजूदगी में तुमने मेरे इलाज के लिए अपने गहने बेच दिए। और दूसरी तरफ लावण्या बहू, जिसे मैंने अपनी लाडली बहू समझा था, उसने ही मुझे अंत में अकेले छोड़ दिया और इतने अमीर होने के बाद भी मेरे इलाज के लिए पैसे भी नहीं दिए। सच कहूँ तो सही मायने में मेरी लाडली बहू तो तू ही है। आजा बहू मेरे पास। अनामिका कुसुम को अपने पास बुलाकर गले से लगाती है और जब उसके दोनों बेटों को लावण्या की इस हरकत के बारे में पता चलता है तभी उसे घर से बाहर निकाला जाता है और इस तरह अंत में पूरा परिवार सही मायनों में एक हो जाता है और अनामिका कुसुम संग एक माँ की तरह पेश आने लगती है। मृणालिनी जी की दो बहुएं होती हैं, छोटी बहू आरोही और बड़ी बहू चकोर। आरोही की जेठानी चकोर ने सिर्फ चौथी कक्षा तक पढ़ाई की होती है और आरोही एक पढ़ी लिखी लड़की होती है जो एक बड़ी पोस्ट पर नौकरी कर रही होती है। चकोर के काम पढ़े लिखे होने के कारण उसे हर कोई ताने कसता रहता। एक दिन जब घर पर एक कुरियर आता है तभी, अरे चकोर बहू, जरा देख तो किसका कुरियर आया है, किसी ने मंगवाया है और क्या मंगवाया है। उस बक्से के ऊपर नाम लिखा होगा। लेकिन बॉक्स पर अंग्रेजी अक्षरों में नाम लिखे होने के कारण चकोर को पढ़ने में काफी दिक्कत होती है। बी एल, नहीं ये तो एम है। नहीं ये क्या लिखा है? तभी वहां पर आरोही आती है और चकोर के हाथ से वो बॉक्स छीनते हुए कहती है, भावेश लिखा है इस पर, ये मेरे पति का कुरियर है।
आपको इतनी सी भी इंग्लिश पढ़ने नहीं आती क्या भाभी? लानत है आप पर, मेरी किस्मत ही फूटी है जो मुझे एक अनपढ़ जेठानी मिली है। वैसे आप कितनी कक्षा तक पढ़ी हैं या फिर कभी स्कूल में गई ही नहीं? नहीं नहीं आरोही, मैं स्कूल में गई हूँ ना, मैं चौथी तक पढ़ी हूँ, लेकिन चौथी कक्षा में थी तभी मेरे बाबा का देहांत हो गया और फिर गरीबी के कारण मजबूरी में मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जो भी हो, अब इस बात को तो कोई नहीं बदल सकता कि तू ठहरी एक नंबर की अनपढ़। अरे तू कहाँ और आरोही बहू कहाँ? जा जाकर चाय बना कर ला। तेरी दुनिया वही रसोई में ही है चकोर बहू, तू बस चूल्हा चौका करने के लायक ही है। हाँ। चकोर को मृणालिनी की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुपचाप रसोई के अंदर चली जाती है। फिर एक दिन जब वो चकोर का पति हेमंत अपना टिफिन घर पर ही भूल जाता है तब। अरे ये क्या, हेमंत जी तो अपना टिफिन यहीं भूल गए। मुझे उन्हें टिफिन देने ऑफिस जाना चाहिए, वरना आज फिर वो कैंटीन में खाना खा लेंगे और फिर से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। चकोर टिफिन लेकर हेमंत के ऑफिस में जाती है और वहां जाने के बाद वो सबसे पूछने लगती है। ओह बहन जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि हेमंत जी के केबिन कहाँ है? ओही अनपढ़ गंवार, बहन जी होगी तू, मैं एक मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़की हूँ। अरे गाइस, ये तो हेमंत की वाइफ है लगता है। ये इतनी अनपढ़ है, ये पता नहीं था यार। और तो और इसके बदन से मसालों की बदबू भी आ रही है। तुम यहाँ, तुम्हें किसने कहा था यहाँ पर आने के लिए और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए? जी वो चकोर को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और हेमंत भी उसे घर आने के बाद बहुत सुनाता है, जिसके बाद वो बहुत रोती है। तभी वहां उसके पास उसका ससुर बृजमोहन आता है और वो उसके हाथ में एक बुक, पेन और स्कूल बैग थमाता है। ये क्या है बाबूजी? अरे ये तेरी नई शुरुआत है चकोर बहू, तू अब स्कूल जाएगी और पढ़ेगी लिखेगी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? हाँ चकोर बहू, बस बहुत आंसू बहा लिए तूने अपने तिरस्कार के। अब सबको जवाब देने की बारी आ गई है। तेरा एडमिशन मैंने कर दिया है, अब तू स्कूल जाएगी और खूब पढ़ेगी। धन्यवाद बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चकोर अगले दिन स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए निकलती है। तभी मृणालिनी, आरोही, हेमंत और आरोही का पति सूरज हैरान रह जाते हैं। ये क्या जेठानी साहिबा, चली स्कूल? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या चकोर बहू? तुम्हें इस उम्र में स्कूल जाते हुए शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे अनपढ़ होने के कारण पहले ही हमें कम शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती, ऊपर से अब तुम स्कूल जाकर और इज्जत मिट्टी में मिलाओ। लोग हम पर हंसेंगे। अरे जब तू स्कूल जाएगी तब घर का काम कौन करेगा? अरे चुप, एकदम चुप। मृणालिनी, आरोही बहू और हेमंत, चकोर स्कूल जाएगी और उसे कोई नहीं रोक सकता है। आरोही बहू जब ऑफिस जाती है तब उससे कोई नहीं पूछता कि काम कौन करेगा, तो अब चकोर बहू से क्यों पूछा जा रहा है? और माँ, अगर चकोर बहू पढ़ना चाहती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। सूरज और बृजमोहन दोनों चकोर को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वहीं मृणालिनी, आरोही और हेमंत के चेहरों पर 12 बज जाते हैं। चकोर जब स्कूल जाती है तभी उस पर सभी बच्चे हंसते हैं, लेकिन वो उस बात का बुरा नहीं मानती और वो उनके साथ फिर भी दोस्ती करने लगती है। अब धीरे धीरे चकोर को पढ़ने लिखने आने लगता है, लेकिन देवरानी आरोही से अपनी जेठानी को स्कूल जाते हुए देखना कुछ सहन नहीं होता, इसीलिए वो उसके स्कूल जाने में बाधाएं डालने लगती है। मैं चकोर को स्कूल जाने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर वो स्कूल गई ना तो मुझसे भी आगे निकल जाएगी और फिर मैं इस घर को अपने काबू में नहीं कर पाऊंगी। मुझे उसके स्कूल जाने के रास्ते के लिए काली बिल्ली बनना ही होगा। चकोर रात भर जाकर अपना साइंस प्रोजेक्ट मॉडल बनाती है, लेकिन आरोही उसे 1 मिनट में तोड़ देती है, जिस कारण चकोर को स्कूल में टीचर से डांट पड़ती है। ये सब क्या है चकोर? तुम ना तो होमवर्क करती हो, ना जल्दी स्कूल आती हो और अब आज साइंस प्रोजेक्ट भी नहीं लाई। मैं तुम्हें मार्क्स नहीं दूंगी। जाओ, बाहर खड़ी रहो जाकर। बेचारी चकोर को पूरे दिन क्लासरूम के बाहर खड़े रहना पड़ता है। फिर एक दिन आरोही चकोर के फाइनल एग्जाम्स के दिन चकोर के स्कूल के चपरासी को पैसे देकर उससे चकोर को वॉशरूम में बंद करने को कहती है। अरे कोई है क्या? अरे कोई है, दरवाजा खोलो, मेरा आज फाइनल एग्जाम है, मुझे एग्जाम लिखनी है, मुझे एग्जाम लिखनी है।
हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंस गई मैं। चपरासी कहाँ चला गया? कोई सुन भी नहीं रहा मेरी आवाज। कोई है? चकोर चिल्लाती रहती है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल पाता और एग्जाम खत्म हो जाते हैं। चकोर इस एग्जाम में फेल हो जाती है, जिस कारण उसे फिर से रीटेस्ट देने पड़ते हैं। ऐसे ही आरोही चकोर के एग्जाम्स में मुश्किलें डालती रहती है, लेकिन हर बार चकोर हर मुसीबत को मात देकर आगे निकलती है। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और चकोर एक काबिल लॉयर बन जाती है। और तभी आरोही के बॉस ने उसके साथ छेड़खानी की होती है, जिस कारण आरोही बहुत घबराई हुई होती है। उसने मेरे साथ छेड़खानी की माँ जी, और मैं कुछ नहीं कर पाई। कोई लॉयर मेरे केस लड़ने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सिसोदिया एक बहुत अमीर और पावर वाला आदमी है। डोंट वरी आरोही, मैं लड़ूंगी तुम्हारा केस, फिर चाहे कोई सिसोदिया को उसके पिताजी भी हो, मैं डरूंगी नहीं। चकोर अपनी देवरानी का केस लड़ती है और वो उसे इंसाफ दिलाती है। सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद आरोही को अपने सारे गुनाहों का एहसास हो जाता है और वो चकोर से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो चकोर भाभी, आपको नहीं पता, लेकिन मैंने आपके साथ पिछले कुछ सालों में बहुत बुरा किया है, जलन के मारे, गुस्से के मारे, और पता नहीं क्यों। लेकिन आज जब पूरी दुनिया ने मुझ बेसहारा औरत की मदद करने से इनकार कर दिया, तब आपने मेरा साथ दिया। आप जैसी जेठानी भगवान हर देवरानी को दे। बस अब नो मोर आंसू। मेरी प्यारी देवरानी, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। अरे अंत भला तो सब भला। हमने जिस औरत का हमेशा मजाक उड़ाया और जिसे अनपढ़ कहा, आज उसी ने हमारे घर की इज्जत बचा ली। माफ तो मुझे भी कर दे चकोर बहू, मैंने हमेशा तुझे ताने दे देकर कमजोर समझा। और मुझे भी माफ कर दो चकोर, तुम्हारा साथ देने की जगह मैं तो तुम्हारे पढ़ने के खिलाफ ही रहा हमेशा से। चकोर सभी को माफ कर देती है और वो आरोही को अपने गले से लगाती है और इस तरह देवरानी जेठानी एक हो जाती हैं और फिर पूरा परिवार खुशी से साथ साथ रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।